गुड इवनिंग एवरीवन, जल्दी से कनेक्ट हो जाएं। हम लोग नेक्स्ट क्लास ओएमसी की स्टार्ट करने जा रहे हैं। जल्दी से सब लोग कनेक्ट हो जाएं। हाँ, गुड इवनिंग ज्योति। क्या आपके पास वीडियो और आवाज आ रही है? आइए स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ डिस्कशन किया था और वो था, हम लोगों ने सबसे पहले इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना सीखा था। इलेक्ट्रॉन काउंट में जो हम लोगों ने बातें पढ़ी थी वो हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले आपके पास में 2 टाइप के लिगेंड्स होंगे। पहले टाइप के जो लिगेंड्स रहे होंगे उनको हम लोग न्यूट्रल बोलेंगे। सेकंड वाले अपने पास में चार्ज थे, इनऑर्गेनिक वाले। दूसरे कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक वाले थे। न्यूट्रल वालों में इलेक्ट्रॉन काउंट इक्वल होता था, जितने लोन पेयर वो डोनेट करेंगे उतने से उतने वो क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने पास में सारे के सारे। ओके व्रत भाई, देखना एक बार। उससे आगे हम लोगों ने क्या किया था कि पूरा उस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालना सीख लिया था। जितने लोन पेयर डोनेट करेगा उसको 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। अगर कोई भी चार्ज स्पीसीज है तो चार्ज के इक्वल क्या होगा, इलेक्ट्रॉन काउंट होगा। अगर मोनोवेलेंट हो सकती है, बायोवेलेंट हो सकती है, ट्राइवेलेंट हो सकता है, टेट्रावेलेंट हो सकता है। और कभी कभी नाइट्रोजन और फास्फोरस कैसे होंगे, पेंटावेलेंट भी होंगे। वो पेंटावेलेंट कौन सी कंडीशंस में होंगे, जब नंबर ऑफ मेटलाइंस 5 या 5 से ज्यादा रहे होंगे और उनकी वजह से एक इंटरस्टिशियल साइट जनरेट होगी। अगर उसके अंदर अगर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस होता है तो पांचों मेटल के साथ में इंटरेक्शन करेगा और उस इंटरेक्शन की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आ जाता है, 5 आ जाता है। उसके बाद में जब आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने हेप्टिसिटी को डिफाइन किया था और हेप्टिसिटी में हम लोगों ने देखा था कि जितने भी अपने पास में ऑर्गेनिक लिगेंड होते हैं उनमें पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी एक सेंटर की नहीं होती है। अगर किसी एक सेंटर की नहीं होगी तो इलेक्ट्रॉन काउंट फिर किसी एक सेंटर से डोनेट नहीं किया जाएगा। अगर एक से ज्यादा सेंटर मिलके अगर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं तो उस केस में हम लोग एक वर्ड डिफाइन करते हैं जिसका नाम होता है हेप्टिसिटी। और हेप्टिसिटी के इक्वली क्या होता है, उस लिगेंड का इलेक्ट्रॉन काउंट होता है जितने सेंटर से वो क्या करेगा, इंटरेक्ट करेगा। इससे जब आगे बढ़े थे तो हम लोगों ने देखा था कि हेप्टिसिटी अगर लोएस्ट हेप्टिसिटी अगर ओड है तो हाईएस्ट ओड होगी, अगर लोएस्ट इवन है तो हाईएस्ट कैसी होगी, इवन होगी। लेकिन ऐसा बोलना ऑलवेज सही नहीं होता है। कभी कभी कोई कॉम्प्लेक्स आपको ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर आपके पास में क्या होगा कि आप एक्सपेक्ट करके चलेंगे कि सीपी की हेप्टिसिटी कितनी होनी चाहिए थी, 135 होनी चाहिए थी। लेकिन कुछ कंडीशनों में वो हेप्टिसिटी 2 भी दिखाता है और वो कंडीशनें बहुत ही रेयर होती हैं। जब हम लोग पी ब्लॉक का ओएमसी पढ़ रहे होंगे तो उस केस में मैं आपको डिफाइन करूंगा कि एल्यूमिनियम के कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि 2 हेप्टिसिटी सीपी की देखी जाती है। ठीक है, अब एक से ज्यादा, अगर एक से ज्यादा हेप्टिसिटी कोई भी लिगेंड दिखाता है तो ऐसे लिगेंड्स को फ्लक्सोनियल बोला जाता है। ठीक है, अब इससे आगे जब बात की थी तो एक हम लोगों ने टर्म पढ़ा था फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है कि अगर आपको कोई भी लिगेंड दे रखा है, अगर वो इनिशियली अगर एरोमेटिक है, जैसे सीपी एरोमेटिक होता है, बेंजीन एरोमेटिक होता है, तो उनके ऊपर चार्ज आप चेक कर लेना। इसके अलावा अगर आपको साइक्लोब्यूटाडाइईन दे रखी है तो उस केस में आपको ऐसा लगेगा कि ये स्पीसीज कैसी है, अनचार्ज है, तो इसका कैसा होना चाहिए, 0 फॉर्मल चार्ज होना चाहिए था। लेकिन जब वो एक्चुअली में मेटल के साथ इंटरेक्ट करती है तो उस केस में वो 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेन कर लेती है और जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो उसके ऊपर डाई नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और डाई अनाइनिक बन जाती है।
जिसकी वजह से उसके ऊपर फॉर्मल चार्ज -2 काउंट किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है कि कोई भी नॉर्मल अगर आपको क्या दे रखा है, ऐसा सिस्टम दे रखा है जो कैसा दिखाई देगी, एरोमेटिक आपको दिखाई ना दे, तो आपको उसको सबसे पहले एरोमेटिक में चेंज करें और जितना नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आएगा उतनी ही उसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन काउंट हो जाएगा। किसी किसी केसेस में जो ट्रोपोलियम आयन बनने की पॉसिबिलिटी होगी, और वो कब पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बाहर से डालोगे उसके कंपैरिजन में एरोमेटिक कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होंगे, तो वहां से क्या तो अल्काइल को शिफ्ट, मतलब अल्काइल को गेन कर लेगा कार्बोकेटाइन, या फिर हाइड्राइड होगा तो हाइड्राइड को निकाल लेगा और आपके पास में क्या बन जाएगा, ट्रोपोलियम आयन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये बात भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर ली थी। अब अगर हेप्टिसिटी की अगर बात की जाती है तो हेप्टिसिटी ना तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करती है, ना चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। वो हमेशा एक सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और जितने सेंटर के ऊपर होगा उनके ऊपर ही क्या करेगा, डिपेंड करेगा। उसके बाद में हम लोगों ने मेटल्स की बात की थी। मेटल्स में क्या बोला था हम लोगों ने कि मेटल का ग्रुप नंबर जितना होगा उतना ही उसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट होता है। फिर से अगली बात की थी, अगर मेटल के बीच में जितने बॉन्ड रहे होंगे उतने बॉन्ड को 2 से मल्टीप्लाई कर देना और आपके पास में मेटल मेटल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा। अगर काउंट कितना होता है, बॉन्ड 1 होता है तो काउंट 2 होगा, 2 होंगे तो 4 हो जाएगा, 3 होंगे तो 6 हो जाएगा, अगर 4 होंगे तो 8 काउंट, और अगर 5 होंगे तो उस केस में 10 इलेक्ट्रॉन काउंट आ जाएगा। इसके बाद में हम लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन रूल पढ़ना स्टार्ट किया था और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हम लोगों ने बोला था कि कोई भी मेटल होगा वो इतने नंबर ऑफ लिगेंड से बाइंड करेगा जिससे उसका 18 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई हो जाए। 18 इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाई कब होता है, जब मेटल की आउटर मोस्ट सेल में NH2, NP6 और N-1 D10 टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बन जाए। ठीक है, अब अगली बात हम लोगों ने क्या की थी, उसका फॉर्मूला देखा था। फॉर्मूला देखने से पहले हम लोगों ने एमओ डायग्राम पढ़ा था। एमओ में हम लोगों ने सबसे पहले किसके लिए, सिग्मा डोनर के लिए बनाया था, और सिग्मा डोनर में आपके पास में जो एमओ डायग्राम आता है उसके अंदर 6 बीएमओ के साथ 3 जो ऑर्बिटल होते हैं T2G वाले, वो कैसे होते हैं, नॉन बॉन्डिंग होते हैं। और हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि ओवरऑल इन ऑर्बिटल्स के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकते हैं, इसलिए वो कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे, स्टेबल होंगे। लेकिन अगर आपके पास में लगा हुआ साइड लिगेंड सिग्मा डोनर की जगह अगर पाई एक्सेप्टर होगा तो उन केसेस में क्या होगा, फर्दर मिक्सिंग होती है, और फर्दर मिक्सिंग की वजह से जो T2G होते हैं वो लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर लोअर एनर्जी में शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर वो कैसा बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा। उसके अंदर 9 बीएमओ आ जाएंगे, और 9 बीएमओ अगर बन जाएंगे तो उस केस में वो ऑलवेज ही क्या करेगा, 18 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, अब देखो अगर मान लो कि आपके पास में T2G और बगल में साइड में लगा हुआ लिगेंड अगर कैसा है, पाई डोनर है। पाई डोनर से कहने का मतलब सिग्मा से देके पाई से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डोनेट कर देता है तो ऐसे लिगेंड्स को पाई डोनर बोला जाता है। जर्नली ऐसे लिगेंड्स में हलाइड जर्नली आते हैं। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे और दूसरे लिगेंड कौन से रहे होंगे। अगर आपके पास में हलाइड साइड में लगा हुआ है तो उसके जो पी ऑर्बिटल होंगे वो मेटल के 3D के साथ में इंटरेक्शन करके नए बीएमओ जनरेट करते हैं। उन बीएमओ के अंदर क्या होता है कि जो T2G ऑर्बिटल होते हैं वो एंटी बॉन्डिंग की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, और जैसे ही एंटी बॉन्डिंग की तरफ शिफ्ट होंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो इलेक्ट्रॉन का अकोमोडेशन उनके अंदर क्या होने लग जाता है, डिफिकल्ट होने लग जाता है, जिससे ऐसे कॉम्प्लेक्सेस 18 इलेक्ट्रॉन रूल को तो फॉलो नहीं करेंगे। अब बात यह आएगी अगर वो 18 को फॉलो नहीं करेंगे तो क्या वो स्टेबल होंगे? हाँ बिल्कुल वो स्टेबल हो सकते हैं। ऐसा बोलना गलत होगा कि कोई भी हलाइड का कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा। वो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको आज हम लोग अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद में जब हम लोग आगे बढ़े थे तो आगे हम लोगों ने 18 इलेक्ट्रॉन के बेस पे स्टेबिलिटी की बातें की थी। स्टेबिलिटी में बोला था कि अगर आपके पास में 2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, कौन कौन से, जिनकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, टीबीपी और ऑक्टाहेड्रल रही होगी। कैसी रही होगी? टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और टीबीपी अगर रही होगी। ठीक है, अगर ऐसी ज्योमेट्री होगी तो उन केसेस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा, और जिनकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेन और स्क्वायर पिरामिडल रही होगी उनके केसेस में 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगता है। ठीक है, अब हम लोगों ने 18 में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था, ऑक्टाहेड्रल की एग्जांपल्स हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है, उसमें हम लोगों ने एक स्पेशल केस देखा था और वो था बेरिलियम का। बेरिलियम के केस में अगर Cp2 बेरिलियम दे रखा है तो उस केस में जो हेप्टिसिटी होती है Cp रिंग की वो कितनी होती है, 5 के साथ में 1 की 1 होती है। इसलिए एक Cp का कोऑर्डिनेशन नंबर 5 होता है, दूसरे कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होता है। हायर टेम्परेचर पे ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, इसलिए वो मॉलिक्यूल फ्लक्सोनियल बन जाता है।
लो टेम्परेचर पे वो मॉलिक्यूल स्टैटिक होगा तो आपको क्लियरली विजिबल होगा कि एक पेंटावेलेंट मतलब 5 बॉन्ड से लगा हुआ है और एक कैसा लगा हुआ है 1 बॉन्ड से लगा हुआ है। अगर आप किसकी बात करेंगे सीपी स्टार बेरिलियम की बात करते हैं तो उस केस में 5 होता है दोनों के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब पांचों सेंटर, दोनों रिंग के पांचों सेंटर साइमल्टेनियसली बेरिलियम के साथ में मेटल के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। क्या चलें आगे, इतना ही शायद हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था और चार्ज पढ़ा था और चार्ज के अलावा हम लोगों ने नंबर ऑफ लिगेंड्स निकालने सीखे थे। चार्ज निकालना जो आपके जेड की वैल्यू है उसको जस्ट अपोजिट करके रखना होता है स्फीयर के ऊपर, ठीक है। आइए मैंने एक बार रिवाइज करवा दिया आपको, आगे स्टार्ट करते हैं। अगला जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल की जो आपके पास में थर्ड एप्लीकेशन होती है वो एप्लीकेशन होती है टू फाइंड द अननोन हेप्टिसिटी। देखना, अगर आप लोग अननोन हेप्टिसिटी की बात करते हैं तो ये अननोन हेप्टिसिटी अब की बार नहीं, पिछली बार, इससे पिछली बार गेट में क्वेश्चन पूछा गया था यहां से, ठीक है। कैसे बनता है देखना एक बार। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में एक कॉम्प्लेक्स है Ni ईटा x Cp और ईटा y Cp और इसके साथ में एक क्या लगा हुआ है CO लगा हुआ है, एक क्या लगा हुआ है CO लगा हुआ है। तो ऐसा क्वेश्चन आया था और इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि x और y की वैल्यू बता कि क्या होंगे, ठीक है। ऐसा पूछा गया था कि अननोन हेप्टिसिटी क्या होंगी। अगर ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, ठीक है। अगर 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा तो इसका क्या निकाल लेंगे हम लोग TVE टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेंगे। अगर यहाँ पे आप देखें तो निकल का ग्रुप नंबर कितना होता है अपने पास 10 होता है, इसका ग्रुप नंबर 10, Cp का इलेक्ट्रॉन काउंट पता नहीं है तो क्या मान लेंगे x मान लेंगे। फिर से Cp की इस वाले की हेप्टिसिटी नहीं पता है क्या मान लेंगे y मान लेंगे। CO का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये अपने पास में जो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट आया है तो एक ही मेटल है और अगर एक ही मेटल होगा तो उस केस में हम लोग 18 से क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे। जैसे आप 18 से इक्वेट करेंगे तो x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18 माइनस 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। अगर वैल्यू 6 आई है तो देखो आपके पास में क्या है Cp है। Cp कैसी हेप्टिसिटी दिखाता है ईटा 1 दिखाएगा 3 दिखाएगा या फिर 5 हेप्टिसिटी दिखा सकता है। इसका मतलब आप यहाँ पे x और y के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। अगर आप x और y के कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उन कॉम्बिनेशन में एक कॉम्बिनेशन बनेगा 1 और 5 का, दूसरा कॉम्बिनेशन बनता है 5 और 1 का और थर्ड कॉम्बिनेशन बन जाएगा किसका 3 और 3 का। तो ये तीनों ही इसके क्या होंगे पॉसिबल आंसर्स होंगे। इनमें से कोई एक ही क्या होगा पेपर में गिवन होगा, या इसके अलावा जो बन सकता है वो आपके पास में मल्टीपल सेलेक्ट टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। जैसे आपको क्या दे दी जाती है नेट में या गेट में, जैसे कुछ स्टेटमेंट दे दी जाएंगे, इनमें से कौन सी वाली कंडीशन सही है या कितनी कंडीशन सही है, ए सही है बी सही है सी सही है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो ये तीनों ही उसकी क्या होंगी पॉसिबिलिटीज होंगी। तो क्या निकलवा सकता है अननोन हेप्टिसिटी निकलवा सकता है, ठीक है, किसी भी लिगेंड की। अगला जो केस आता है अपने पास में वो अगला पूछ लेता है टू फाइंड द अननोन मेटल। अगली जो पूछेगा आपसे वो अननोन मेटल के बारे में पूछ लेगा। अगर आप अननोन मेटल की बात करते हैं, अगर मैं फोर्थ की बात करता हूं, अगर आप अननोन मेटल की बात करते हैं तो मेटल के केस में आप क्या बोलेंगे जरा बोर्ड पे देखना अच्छे से। इसे केस में बोला जाता है कि जैसे आपके पास में एक 4 मेंबर्ड रिंग है और इस 4 मेंबर्ड रिंग के साथ में फिर से एक Fe लगा हुआ है और एक 6 मेंबर्ड, क्वेश्चन ही खत्म हो गया ये तो, देखना एक मिनट देखना। अगर मान लो कि आपके पास में एक 5 मेंबर्ड रिंग लगी हुई है, फिर से एक मेटल लगा हुआ है और एक क्या लगी हुई है 6 मेंबर्ड रिंग लगी हुई है। अगर ऐसा बोल दिया जाए कि इसमें ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या कर रहा है फॉलो कर रहा है, तो बता कि मेटल कौन सा होगा। अगर यहाँ पे मेटल की बात की जाए तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा 5 आएगा। फिर से इसका इलेक्ट्रॉन काउंट पता नहीं x मान लेंगे। फिर से इसका काउंट पता है हमें हेप्टिसिटी बेंजीन की कितनी होगी 6 रही होगी। अगर आप यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट निकालते हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आएगा 11 प्लस x आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या है एक ही मेटल आयन है। अगर एक ही मेटल आयन है इसको हम लोग किससे इक्वेट कर देंगे 18 से इक्वेट कर देंगे।
जैसे ही आप 18 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18 माइनस 11 कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। अगर आपके पास में x की वैल्यू 7 आई है, इसका मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मेटल आयन रहा होगा, यहाँ पे जो मेटल आयन रहा होगा वो पक्का ही ग्रुप नंबर 7 का रहा होगा। अगर x इज इक्वल टू 7 होगा तो उस केस में कौन कौन सी मेटल आती है, क्या तो Mn आएगा, Mn के नीचे टेक्नीशियम आएगा और टेक्नीशियम के नीचे क्या आ जाएगा, रिहेनियम आ जाएगा। ठीक है, क्या तो ये अपने पास में मेटल आयन हो सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो अगला क्या बनेगा कि अब जरूरी नहीं है कि आपसे केवल यही मेटल पूछे जाए, जरूरी नहीं है कि यही ऑप्शन में हो, ये ऑप्शन में नहीं भी हो सकती हैं। फिर कैसे बनेगा, देखो क्या तो आप पीछे चल सकते हैं या फिर आप आगे चल सकते हैं। अगर मैं इससे पिछले वाले ग्रुप में आता हूं, ग्रुप नंबर 6 में अगर आता हूं तो 6 में अपने पास में क्या आएगा, क्रोमियम आएगा, क्रोमियम के नीचे क्या आएगा, एमओ आएगा, मोलिब्डेनम आएगा और क्या आएगा, टंगस्टन आएगा। अगर मैं ये मेटल ले लेता हूं और इस मेटल के ऊपर अगर एक नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं, एक नेगेटिव चार्ज लगा देता हूं, इसका मतलब क्या हो गया, इस मेटल का इलेक्ट्रॉन काउंट कितना था, 6 था, प्लस एक किसकी वजह से आएगा, नेगेटिव की वजह से। तो अगर आप कैसे चलते हैं, अगर जो भी आपका ग्रुप नंबर आता है उसे लेफ्ट हैंड साइड में चलेंगे तो वहां पे अनायनिक फॉर्म आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मोनो अनायन जो होगा, मोनो अनायनिक फॉर्म जो रही होगी ग्रुप नंबर 6 की, वो भी इस कंडीशन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। अगर आप राइट में अगर प्रोसीड करते हैं, अगर x इज इक्वल टू आप 8 लेके चलते हैं, जैसे आपके पास में आयरन होता या आयरन के नीचे रुथीनियम होता या फिर ऑस्मियम होता, तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा, मतलब इनको हम लोग किसमें, मोनोकैटाइंस में अगर क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज होंगी किसकी, इस वाली कंडीशन की, कि यहाँ पे जो मेटल होंगे वो क्या तो क्रोमियम नेगेटिव वाले या Mn वाले या आयरन पॉजिटिव वाला रहा होगा। क्या बात समझ में आई, क्या इतनी बातें आपको समझ में आई, जल्दी से कमेंट कर दें। ओके आ गया समझ में, ओके आगे बढ़ देते हैं, ठीक है। देखना एक बार, इससे अगला अगर बात की जाए तो जो अगला जो अपने पास में कॉन्सेप्ट आता है वो किसका आता है, नाइट्रोसिल का नेचर के ऊपर आता है क्वेश्चन। नाइट्रोसिल्स बोर्ड पे देखना, अगर नाइट्रोसिल्स की अगर पूछे बात की जाती है तो जो ऐसा बोल दिया जाएगा, आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एनओ प्रेजेंट है, तो एनओ कौन सी वाली फॉर्म में प्रेजेंट होगा। एनओ जो होता है वो 2 टाइप से हो सकता है, क्या तो एनओ पॉजिटिव हो सकता है या एनओ नेगेटिव हो सकता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो उस काउंट में उसका काउंट 3 होता है, अगर वो नेगेटिव होगा तो उसका काउंट कितना होता है, 1 होता है। अगर वो पॉजिटिव होता है तो पाई एक्सेप्टर होता है, अगर वो नेगेटिव होता है तो नॉन पाई एक्सेप्टर होता है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो एंगल 180 का होता है, और अगर वो नेगेटिव होगा तो एंगल 120 के आसपास होता है। आइए जरा सारी कंडीशनों को चेक करते हैं, बोर्ड पे देखना एक बार, ठीक है। एनओ जो होता है, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स में अगर एनओ आ जाए तो एनओ की फॉर्म में नहीं होता है, वो 2 फॉर्म से बोलेंगे हम लोग। मैं लिख देता हूं एक बार, देखना, क्या तो वो एनओ पॉजिटिव रहा होगा या फिर वो एनओ नेगेटिव रहा होगा। अगर वो एनओ पॉजिटिव होगा देन वो कैसा होगा, पाई एक्सेप्टर होगा, ठीक है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। और ये वाला कैसा होगा, नॉन पाई एक्सेप्टर होगा। अगर इससे अगर आप आगे चलते हैं तो जो एनओ पॉजिटिव होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन काउंट होता है, इलेक्ट्रॉन काउंट कितना आता है, 3 आता है, और इस वाले का जो इलेक्ट्रॉन काउंट आएगा वो कितना आता है, 1 आता है। अगर आप इससे आगे चलेंगे तो इसमें बोला जाता है जो एनओ पॉजिटिव है वो कैसा होता है, लीनियर होता है,
और ये वाला कैसा होता है, बेंट होता है। इससे अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो NO पॉजिटिव है उसके अंदर मेटल N और O का जो एंगल होता है वो अप्रोक्सीमेटली 180 के आसपास होता है, और इसके केस में जो बॉन्ड एंगल होता है M N और O का वो 120 के आसपास होता है। ठीक है, इतनी कंडीशनें आपसे पूछी जा सकती हैं। आइए जरा समझते हैं एक एक करके। देखना, सबसे पहले अगर आप कभी भी NO के कॉन्सेप्ट को अगर समझने जाते हैं तो उसकी MO डायग्राम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना, उसके MO डायग्राम को हम लोग सीखते हैं। ठीक है, आइए जरा देखना बोर्ड पे। अगर मैं NO का MO डायग्राम बनाता हूं तो मैंने नाइट्रोजन लिया है, नाइट्रोजन के पास कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे, ऐसे 3 2p ऑर्बिटल रहे होंगे, और एक लोअर एनर्जी का क्या रहा होगा, 2s ऑर्बिटल रहा होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास में दूसरा आइटम कौन सा होगा, ऑक्सीजन होगा। अगर आपके पास में ऑक्सीजन रहा होगा तो आप अच्छे से जानते हैं कि ऑक्सीजन का जो साइज होता है वो छोटा होता है किससे, नाइट्रोजन से, क्योंकि लेफ्ट टू राइट में जाएंगे तो पीरियोडिक कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं जिनकी वजह से साइज डिक्रीज हो जाता है। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का न्यूक्लियस अगर एक डिस्टेंस पे मैंने एक ओरिजिन पे फिक्स कर लिया है तो उसके रिस्पेक्ट में अगर आप साइज देखेंगे तो साइज जो होगा वो ऑक्सीजन का छोटा होगा। ऑक्सीजन का साइज छोटा होने का मतलब क्या होगा, उसके ऑर्बिटल्स छोटे होंगे, और उसके ऑर्बिटल का छोटा होने को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन बोल दिया जाता है। इसका मतलब जो 2p के ऑर्बिटल्स ऑक्सीजन के रहे होंगे वो लोअर एनर्जी में लाई करेंगे इन कंपैरिजन ऑफ किसके, नाइट्रोजन के। अब इसके पास में दूसरा ऑर्बिटल कौन सा रहा होगा, लोअर एनर्जी में 2s ऑर्बिटल पड़ा होगा। यहाँ पे जो 2s ऑर्बिटल होता है, इस 2s ऑर्बिटल की जो एनर्जी होती है वो बेहद कम होती है। बेहद कम से कहने का मतलब क्या है कि ये वाली एनर्जी कम हो, मतलब बहुत लोअर होता है, इसलिए वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना एक बार, छोटा हो गया है बोर्ड, हाँ देखना। ठीक है, अब देखना यहाँ पे अगर बात की जाए कि जब कभी भी आप NO की बात करते हैं तो देखो, जब NO मेटल से मिलने जाता है मतलब उसके साथ में इंटरेक्ट करता है तो उसके पास में 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और जनरली उसके हाइब्रिडेशन को हम लोग sp बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहले S और P क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। S और P नाइट्रोजन के, नाइट्रोजन तक क्या होती है, मिक्सिंग होती है। तो पहले इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होते हैं वो फर्दर इनके साथ मिक्सिंग करते हैं। तो आपको केवल अभी मैं नॉर्मल वाली सिखा रहा हूं, वो MOT का पार्ट है, आपको MOT में पूरा डिटेल में सिखाया जाएगा। देखना, ये वाला जो 2s होता है उसको हम लोग एज इट इज नॉन बॉन्डिंग उतार देते हैं। इसके पास में 2s था, इसमें अगर मैं ऐसा बोल देता हूं कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग कौन पड़ा हुआ है, PZ पड़ा हुआ है। अगर PZ इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग होगा तो उसके साथ में क्या होगा, ये 2s वाला ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा, और इंटरेक्ट करके सिग्मा बनाएगा, और सिग्मा के साथ में क्या बना लेगा, सिग्मा स्टार का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर से जब आप आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे जो ऑर्बिटल आपके पास में वो px है, py है और pz है। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस वाला पहले ही इसके साथ में इंटरेक्ट कर चुका है, तो ये वाला ऑर्बिटल अब इंटरेक्शन के लिए नहीं जाएगा। अब इसके पास में कौन कौन से ऑर्बिटल बचे हैं, px बचा हुआ और py बचा हुआ है। जो px और py है उनकी सिमिट्री किसके साथ मैच करेगी, px और py के साथ, और जैसे ही वो सिमिट्री मैच करेगी तो क्या बना लेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे, और पाई के साथ में क्या बना लेते हैं, पाई स्टार का फॉर्मेशन कर लेंगे। पाई के साथ में क्या बना लेंगे, पाई स्टार का फॉर्मेशन कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक ऑर्बिटल है वो एज इट इज बच चुका है, वो ऑर्बिटल स्लाइटली लोअर एनर्जी में आके उतर जाता है नॉन बॉन्डिंग की तरह। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, नॉन बॉन्डिंग आ जाएगा। अब आपको देखो ये स्लाइटली लोअर एनर्जी में क्यों आता है, क्योंकि पहले यहाँ पे sp मिक्सिंग होती है। पहले यहाँ पे क्या होती है, sp मिक्सिंग होती है। उस sp मिक्सिंग की वजह से वो कैसा आता है, लोअर एनर्जी में आता है। ठीक है, ये अपने पास में क्या होता है, NO का MO डायग्राम होगा। अगर इस NO के MO डायग्राम की अगर बात की जाए
तो बस हम लोगों ने एमओ डायग्राम बना लिया है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें। अगर मैं नाइट्रोजन में बात करता हूं तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। और ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट सेल में कितने रहे होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, कुछ इस टाइप से। अगर मैं टोटल इलेक्ट्रॉन्स काउंट करता हूं तो यहाँ पे 5 और 6 कितने हो गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। और यहाँ पे अगर मैं 11 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करता हूं तो मेरे पास में 2, 4, 6, 8, 10 और जो 11th इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पे चला जाता है, एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा, पाई स्टार में चला जाएगा। अब देखो होता क्या है कि पाई स्टार में होने की वजह से यहाँ पे डिपेंड करता है कि वो NO की फॉर्म में इंटरेक्ट करे या NO पॉजिटिव की फॉर्म में इंटरेक्ट करे। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। होता क्या है कि अगर मैं इसको NO पॉजिटिव की फॉर्म में लेके चलता हूं, क्योंकि अभी तो मैंने NO का बनाया, अगर मैं NO पॉजिटिव की फॉर्म में से लेके चलता हूं तो उस केस में वो क्या करेगा, NO पॉजिटिव बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर फेंक देगा। बोलो भाई, अगर वो NO पॉजिटिव में कन्वर्ट होगा NO तो उसके इसमें एक इलेक्ट्रॉन उसे छोड़ना पड़ेगा। और एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने के बाद में उसके पास में जो NO पॉजिटिव बनेगा उसमें क्या बनेगा, जो होमो होगा, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल जो होगा वो एक नॉन बॉन्डिंग होगा। ये होमो नहीं होगा। होमो कौन सा होगा, होमो अपने पास में नॉन बॉन्डिंग होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो वो पहले ही छोड़ चुका है। ठीक है, NO पॉजिटिव में कन्वर्ट होने के लिए। अब क्या होता है कि जो मेटल आई होगी, मेटल के साथ में जब NO इंटरेक्ट करने जाएगा तो उसके पास तो सबसे ऊपर भरा हुआ यही है। अगर सबसे ऊपर भरा हुआ यही है तो यहां से क्या करेगा, अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जैसे ही वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो उसने टोटल इलेक्ट्रॉन कितने डोनेट किए, हम तो NO की बात कर रहे हैं, लेकिन वो है कैसा, NO पॉजिटिव। तो NO पॉजिटिव बनने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा और 2 इलेक्ट्रॉन छोड़े, किसके लिए, मेटल के साथ बॉन्डिंग के लिए। तो ओवरऑल उसने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। इसलिए जो NO पॉजिटिव होता है वो एक 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होती है। कैसी होती है, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि देखो इस NO ने जब मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी होगी तो इस मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी होगी, और उस बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेटल होल्ड नहीं कर पाएगी। और अगर होल्ड नहीं कर पाएगी तो फिर से क्या करेगी, बैक डोनेशन करेगी। और जब वो बैक डोनेट करेगी तो आप लोगों ने बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा होगा। अब देखो यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, पहले ही छोड़ चुका है, तो यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी वो फिर से इसके पाई स्टार में वापस डोनेट करना स्टार्ट कर देता है। इसके पास वैकेंट क्या है, पाई स्टार है। इसलिए लेने के बाद में, देने के बाद में अगर वापस ले ले, देने के बाद में अगर वापस ले ले, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पाई एक्सेप्टर लिगेंड बोलते हैं। इसलिए NO पॉजिटिव जो होता है वो कैसा लिगेंड होता है, पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है। ये बात भी यहां से एक्सप्लेन हो चुकी है। अब देखो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेटल के साथ में जब वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है तो उसका शेप कैसा बनता है, कुछ इस टाइप से बना देते हैं हम लोग। ऑक्सीजन यहाँ पे एक बॉन्ड और कुछ इस टाइप से कि यहाँ पे स्लाइटली बॉन्ड और बैक बॉन्डिंग हुई है तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली ट्रिपल बॉन्ड होगा और यहाँ पे स्लाइटली डबल बॉन्ड होगा। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है, लीनियर दिखाई देता है। और अगर लीनियर दिखाई देगा तो इसके अंदर बॉन्ड एंगल कितने का होता है, 180 के आसपास रहा होगा। ठीक है, क्या बात समझ में आई। तो ऐसा कुछ होता है किसके केस में, NO पॉजिटिव के केस में। लेकिन जब आप NO नेगेटिव की बात करते हैं, आइए जरा NO नेगेटिव की बात भी कर लेते हैं। अगर मैं NO नेगेटिव की बात करता हूं तो देखो MO डायग्राम तो NO का सेम ही रहेगा। उस MO डायग्राम में क्या क्या आया था देखना एक बार। सबसे लोअर एनर्जी का सिग्मा था, नॉन बॉन्डिंग था। सबसे लोअर एनर्जी का नॉन बॉन्डिंग था। नॉन बॉन्डिंग से ऊपर क्या था, सिग्मा था। सिग्मा के ऊपर क्या थे, पाई थे। पाई के ऊपर फिर से क्या था, नॉन बॉन्डिंग था। उसके ऊपर क्या थे, पाई स्टार थे। और उससे ऊपर क्या था, सिग्मा स्टार था। ये मेरे पास में क्या था, NO का MO डायग्राम था। NO का क्या था, MO डायग्राम था। अगर मैं अब की बात NO नेगेटिव की बात करता हूं, अगर मैं NO नेगेटिव की बात करता हूं तो इसमें 5 + 6 कितने हो गए, 11 प्लस नेगेटिव वाला एक कितने आ गए, 11 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। अगर इसके पास में 11 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं, इसका मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं। 11 + 1 कितना हो जाएगा, 12। तो 2, 4, 6, 8, 10
और 12 इलेक्ट्रॉन के लिए दोनों पाई स्टार के अंदर क्या होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे। अब देखो अगर ये NO नेगेटिव मेटल के साथ में अगर इंटरेक्शन दिखाने जाता है तो देखो इसके पास में दो पाई स्टार है, एक पाई स्टार किसकी वजह से बना है, px की वजह से, दूसरा पाई स्टार किसकी वजह से बना है, py की वजह से। अगर एक पाई बॉन्ड अगर ऐसा है तो उसका पाई स्टार भी उसी में लाई करेगा, उसी प्लेन में लाई करेगा। तो एक तो पाई स्टार ऐसा रहा होगा और दूसरा पाई स्टार उसके जस्ट परपेंडिकुलर रहा होगा। अगर एक इस प्लेन में दूसरा इस प्लेन में तो दोनों से वो साइमल्टेनियसली मेटल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता है, दोनों ऑर्बिटल से वो साइमल्टेनियसली मेटल के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता है। और जब वो साइमल्टेनियसली इंटरैक्ट नहीं करता है तो उस केस में वो क्या करता है, जरा बोर्ड पे देखना, मैं केवल इतने पार्ट को ध्यान से देखना, मैंने केवल इतने पार्ट को बाहर निकाल लिया है। अगर मैंने इतने पार्ट को पाई स्टार को अगर बाहर निकाला है, उसमें क्या होता है कि जब वो मेटल के पास में जाता है तो मेटल के पास जाने से पहले वो अपने अंदर रीअरेंजमेंट करता है, मेटल से मिलने से पहले वो अपने अंदर क्या करता है, रीअरेंजमेंट करता है। और वो रीअरेंजमेंट क्या होता है, खुद के अंदर ही पेयरिंग करना, ठीक है। तो इस फॉर्म में मेटल के साथ वो कभी इंटरेक्ट नहीं करता है, वो इंटरेक्ट करता है कौन सी फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। जैसे ही वो इस वाली फॉर्म में आएगा वो मेटल को क्या कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा तो पहला क्वेश्चन यहां से उठता है कि जो NO नेगेटिव में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट की है वो सिंगलेट में की है या फिर ट्रिपलेट स्टेट में की है। जरा बोर्ड पे देखना, वो सिंगलेट में की है या फिर ट्रिपलेट में की है। इतने इलेक्ट्रॉन तो सारे के सारे पेयर्ड थे, इसके पास में यही दोनों कैसे थे, नॉन बॉन्डिंग थे। इसकी स्पिन प्लस हाफ रही होगी, इसकी भी कैसी रही होगी, प्लस हाफ स्पिन रही होगी। टोटल स्पिन कितनी हो जाएगी, अगर मैं टोटल स्पिन निकालने जाता हूं तो प्लस हाफ प्लस प्लस हाफ 1 आएगी। और इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी, 2s प्लस 1। तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। s की वैल्यू 1 रखना तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आएगी, 3 आएगी। अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है इसका मतलब वो ट्रिपलेट है, बोलो वो कैसा है, ट्रिपलेट है। और यहाँ पे कैसे हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, ये भी पेयर्ड फॉर्म में आ गए हैं। इसका मतलब इसकी स्पिन अगर प्लस हाफ होगी तो दूसरे वाले की माइनस हाफ, इसका मतलब टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 0। सारे के सारे पेयर्ड में, इसका मतलब टोटल स्पिन क्वांटम नंबर 0। और अगर 0 होगी तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s प्लस 1 0 रखें कितनी आएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब जब NO मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है तो वो कौन सी फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा, सिंगलेट फॉर्म में इंटरेक्ट करेगा, ना कि किसके में करेगा, उसकी ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला देखना एक बार, अगर उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देखो वो एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, अगर वो मेटल को एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसका मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। लेकिन कल ही पढ़ा था हम लोगों ने, अगर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो चार्ज देखना सबसे पहले, NO के ऊपर एक नेगेटिव है, एक नेगेटिव का मतलब एक तो बाहर से आया होगा, और अगर एक बाहर से आया होगा तो खुद का कितना डोनेट किया, एक ही डोनेट किया है। खुद का एक ही डोनेट करने की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब देखो उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे तो दी है लेकिन लेने के लिए कोई लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल वैकेंट नहीं है, और अगर लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल वैकेंट नहीं होगा देन वो कैसा होगा, नॉन पाई एक्सेप्टर होगा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक्सेप्ट नहीं करेगा। बोलो क्या बात समझ में आई। और उसके अलावा इसमें क्या होता है, बेंट शेप का होता है मेटल एन, जरा देखना अच्छे से, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर भरे हुए हैं। इसका ओवरऑल अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओगे तो N डबल बॉन्ड O आएगा। ये कैसा है, नॉन बॉन्डिंग है, नॉन बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, लोन पेयर। तो यहाँ पे बेंट आता है, इसका एंगल कितना आ जाता है, 120 डिग्री के आसपास, ठीक है। तो ये सारी कहानियां थी किसकी, NO नाइट्रोसिल की। क्या आपको समझ में आई, आप बता सकते हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, ये वाली बॉन्ड लेंथ को मैंने L1 बोला है और इस वाली बॉन्ड लेंथ को मैंने L2 बोला है। आपको
किसकी? NO बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है लीनियर और बेंट में। आपको बॉन्ड लेंथ कंपेयर करनी है NO की इन लीनियर एंड बेंट। बोलो क्या बात समझ में आई? NO मेटल के साथ में इंटरेक्ट करता है, पॉजिटिव तो लीनियरली क्या करता है, उसके साथ अटैच होता है। अगर वो NO नेगेटिव के फॉर्म में अटैच होगा तो उस केस में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो ट्रिपलेट स्टेट में इंटरेक्ट करेगा या सिंगलेट में। तो वो इंटरेक्ट करता है किस कौन सी फॉर्म में? सिंगलेट में। सबसे पहले उसके अंदर इंटरनल पेयरिंग होती है और पेयरिंग के बाद में वो क्या करता है? मेटल को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। बोलो कहाँ चले गए? कुछ तो बोलो। बॉन्ड लेंथ आप कंपेयर कर देंगे। ओके संजीव। ओके अर्पित बाबू। अगर किसी को MOT अच्छी ना लगे तो ऊपर वाली 2 लाइन याद कर लेना। दैट्स इट। L1 छोटी L2 से। पिंकी जी ओके। लीनियर में शॉर्ट बॉन्ड लेंथ। ओके अर्पित। संजय तेरा आंसर नहीं बोलूंगा भाई, सही है आपका। और बता सकते हैं? आइए जरा कर लेते हैं इसके ऊपर एक कमेंट। पहले नेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, इनकी बॉन्ड लेंथ को कंपेयर करवाया था। देखना वो ट्रिपलेट स्टेट में इंटरेक्ट नहीं करेगा। देखना अगर NO की बात करते हैं यहाँ पे कि NO की बॉन्ड लेंथ दोनों में कैसी होगी, किसकी बड़ी होगी किसकी छोटी होगी, अगर ऐसा कंपैरिजन पूछ ले तो हम लोगों ने क्या बोला है कि जो NO होता है पॉजिटिव वाला वो एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर लिगेंड होता है, इसलिए वो मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और जब मेटल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचता है तो कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाता है।
बहुत स्ट्रॉन्ग पाई एक्सेप्टर होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करता है। अगर बहुत ज्यादा विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे नियरली क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब नियरली डबल बॉन्ड आ जाता है तो उन केसेस में इसकी बॉन्ड लेंथ और इसकी बॉन्ड लेंथ, इसमें तो 2 ही रहेगा, वो तो पाई एक्सेप्टर है नहीं, तो वो तो उसमें तो क्या रहेगा, 2 ही बॉन्ड ऑर्डर रहेगा। तो इन दोनों की जो बॉन्ड ऑर्डर होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाते हैं। और अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे देन आप क्या बोल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो बॉन्ड लेंथ भी कैसी होंगी, सिमिलर सी ही होंगी। ठीक है, तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 116.2 पिकोमीटर के आसपास होती है, और इस वाले की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 117 पिकोमीटर होती है। तो दोनों, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि दोनों की बॉन्ड लेंथ में कितने का फर्क होगा, तो ऐसा बोला जाता है कि जो L1 होती है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है किसके, L2 के। ना आप ग्रेटर देन का नाम लेंगे, ना आप लेस देन का नाम लेंगे, केवल क्या बोलेंगे, सिमिलर वर्ड का यूज करेंगे। ये किसका ऑर्डर होता है, एनो बॉन्ड लेंथ का, एनो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होगा किसी भी मेटल नाइट्रोसिल कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, जल्दी से कमेंट कर दें, ये खत्म हो चुका है नाइट्रोसिल, एक क्वेश्चन बता देंगे इसके ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके पास में कॉम्प्लेक्स है Fe, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, Cp लगा हुआ है, एक 3 मेंबर्ड वाला लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे एक NO लगा हुआ है, और ओवरऑल के ऊपर एक पॉजिटिव है। ठीक है, इसमें पूछा गया है कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है, तो बता नेचर ऑफ NO डिफाइन कर कि वो लीनियर होगा या बेंट होगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि वो लीनियर होगा या बेंट होगा, आपको नेचर ऑफ NO डिफाइन करना है। आपको नेचर ऑफ NO डिफाइन कर देना है। देखना भाई, अगर यहाँ पे आप नेचर ऑफ NO के बारे में बात करेंगे कि लीनियर होगा या बेंट होगा, जरा बोर्ड पे देखना। आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेंगे, कथा की तरह सुने ना, कुछ करने की कोशिश करें। देखना एक बार, यहाँ पे Cp का काउंट कितना होगा, 5 होगा, आयरन का काउंट 8 होगा, NO का काउंट हमें पता नहीं है, x मान लेंगे। इसका कितना दे रखा है, 3 एप्टिसिटी, इसका काउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ Cp ही है वो, Cp है। ठीक है, Cp है वो, ठीक है Cp। अगर ओवरऑल के ऊपर कैसा चार्ज दिखाई दे रहा है, प्लस का, तो प्लस के लिए क्या करते हैं हम लोग, माइनस कर देंगे। इसको इक्वेट कर देंगे किससे, 18 से। जब आप 18 से इक्वेट करेंगे तो 5 + 8 13 + 3 16 - 1 15 हो जाएगा। तो x + 15 = क्या आएगा, 18। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। और जब x का काउंट 3 होता है तो उस केस में वो कैसा होगा, उसका नेचर लीनियर हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो लीनियर होगा या फिर वो बेंट होगा। ठीक है, पिंक चेंज कर लेना। ठीक है, तो कैसा आएगा, लीनियर, जब काउंट कितना होता है, 3 होता है। चलें आगे, अगली एप्लीकेशन देखना। जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है वो स्टेबिलिटी को लेके आती है। आइए कुछ कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं हम लोग। देखना बोर्ड पे, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, स्टेबिलिटी जर्नली जो स्टेबिलिटी की बात पूछी गई है वो मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्सेस के लिए मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। उसके बाद में हायर वालों की हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास में कार्बोनिल के, अगर आप जिंदगी में कभी भी पढ़ेंगे तो जो कार्बोनिल के केसेस होते हैं वो अप्रोक्सीमेटली 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं तो टाइटेनियम CO6 तो वो कैसे हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएंगे। वेनेडियम CO6, उसके बाद में क्या आएगा, क्रोमियम CO6 आएगा। उसके बाद में कौन आएगा, Mn की 2 फॉर्म होती हैं, MnCO5 और MnCO6 होता है। इसके अलावा
अगला जो आएगा वो FeCO5 आएगा, उससे अगला अपने पास में क्या आएगा, कोबाल्ट आएगा, कोबाल्ट का टेट्रा कार्बोनिल, और लास्ट जो है अपने पास में निकल का टेट्रा कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स है। अगर मैं इन कॉम्प्लेक्सेस की अगर स्टेबिलिटी को अगर डिफाइन करता हूं कि कौन सा वाला स्टेबल होगा और कौन सा वाला अनस्टेबल होगा, तो देखो आप डायरेक्ट देख के कमेंट कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि सर, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मेरे पास में अगर CO है तो CO का इलेक्ट्रॉन काउंट कैसा है, 2 है, 2 का मतलब कैसा होगा, इवन होगा। ठीक है। दूसरे केस में क्या बोलेंगे, दूसरे केस में ऐसा बोला जाएगा जो मेटल होती है, मेटल के जो ग्रुप नंबर्स रहे होंगे वो 2 टाइप से हो सकते हैं। क्या तो मेटल का ग्रुप नंबर इवन होगा या ग्रुप नंबर कैसा होगा, ओड रहा होगा। क्योंकि देखो टाइटेनियम जो होता है वो 22 में आता है और ये किस में आता है, 23 में आता है। तो ग्रुप्स नंबर के अर्थ से रहे होंगे, डिफरेंट रहे होंगे। ठीक है। तो कुछ के इवन होंगे, कुछ के कैसे रहे होंगे, ओड रहे होंगे। जब मैं इवन के अंदर इवन का एडिशन करता हूं तो वैल्यू कैसी आएगी, इवन आएगी। और जब आप इवन के अंदर ओड का एडिशन करेंगे, इवन के अंदर ओड का एडिशन करेंगे तो उस केस में वैल्यू कैसी आएगी, ओड आएगी। अब आप क्या बोलेंगे कि अगर आपके पास में जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल है तो 18 तो कैसा है, इवन है। अगर इवन है तो आप डायरेक्ट इसके ऊपर कांटा मार सकते हैं कि आपके पास में वेनेडियम 23 कहीं फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि ये तो इवन है और इवन वाला ही फॉलो कर सकता है। इसका मतलब ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा और ये वाला भी फॉलो नहीं करेगा। ये कॉम्प्लेक्स तो स्टेबल हो ही नहीं सकते। आपके पास में जो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होंगे वो ये वाले हो सकते हैं। अब अगर इनमें भी बात की जाए कि इनमें से कौन से वाले कार्बोनिल कॉम्प्लेक्सेस स्टेबल होंगे, तो आप क्या बोलेंगे कि आप वो बोलेंगे जो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई करेंगे। और 18 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई करने के लिए एक स्टेटमेंट दी थी कि मेटल उतने नंबर ऑफ लिगेंड के साथ जुड़ता है जिससे उसका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं यहां पे देखने जाता हूं तो टाइटेनियम का ग्रुप नंबर 4 है और एक CO का काउंट 2 है, इंटू 6 मतलब कितना हो गया, 16 आ गया। तो ये कॉम्प्लेक्स कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। अगली बात आएगी कि आपने तो ये बोला है कि मेटल तो उतने लिगेंड के साथ जुड़ेगा जिससे उसकी कितने इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। अब आपको एक बात और पता होनी चाहिए, अगर आपके पास में 3D सीरीज का कोई भी मेटल आयन अगर है, अगर 3D सीरीज का कोई भी मेटल आयन है तो वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 to 6 के बीच में ही रखता है। उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ज्यादा एक्सपेंड होता ही नहीं है। उसका इतना ही छोटा साइज होता है कि उसके अगल बगल में 6 ही लिगेंड आ सकते हैं, वो 6 ही शादियां कर सकता है। ठीक है। तो 4 to 6 के बीच में उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करता है। इसका मतलब ये भी कैसा होगा, अनस्टेबल होगा। तो आपके पास में जो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बचेंगे वो ये वाले बचेंगे। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको स्टेबिलिटी गेन करवानी है, अगर आपको स्टेबिलिटी गेन करवानी है किसी भी इन बचे हुए कॉम्प्लेक्सेस की, जो स्टेबिलिटी होगी वो 2 टाइप से गेन की जाती है। पहला देखना, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूं, तो स्टेबिलिटी 2 टाइप से गेन की जाएगी। पहला टाइप होगा किसका, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। किसका होगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। और दूसरा जो तरीका होता है वो आपके पास में होता है किसका, पॉलीमराइजेशन का। किसका आएगा, पॉलीमराइजेशन का आता है। ठीक है। पहला ऑक्सीडेशन रिडक्शन और दूसरा कौन सा आएगा, पॉलीमराइजेशन। आइए एक एक की बात कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन की बात करता हूं, ऑक्सीडेशन, और दूसरा कौन सा, अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं, तो मैं MN वाले एग्जाम्पल को उठा लेता हूं 1 मिनट के लिए। ठीक है। MN वाले एग्जाम्पल को उठा लेता हूं मैं, बोर्ड पे देखना। MN में मैंने MnCO5 लिया। MnCO5 जो होता है उसका मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने की कोशिश की। जब इसका मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकाला तो कितना आया, जरा बोर्ड पे देखना। TVE अगर हम लोग निकालने गए तो इसका ग्रुप नंबर 7, एक CO का काउंट 2, कितने 5, तो कितने हो गए 10 + 7 17 इलेक्ट्रॉन आ गए जी।
अगर इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन आए तो इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि बहुत सख्त जरूरत है, उसको 18 सेटिस्फाई करना है। और अगर उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन देने के लिए कौन तैयार रहता है, हमेशा तैयार ही रहते देने के लिए, कौन, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स तो देने के लिए फेमस है, ठीक है, तैयार ही रहता है। अगर वो एक इलेक्ट्रॉन छोड़े और इसको दे दे तो खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na पॉजिटिव में, और ये वाला एक इलेक्ट्रॉन खा के किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, MnCO5 नेगेटिव के अंदर, ठीक है, कुछ इस टाइप से कन्वर्ट हो जाएगा। ये वाला कॉम्प्लेक्स जो बना है इसके अंदर देखो, इतने के पास कितने थे, 17, एक और आ गया तो कितने हो गए, 18। इसका मतलब ये कैसा हो गया, स्टेबल, ठीक है। अब इसने अपनी स्टेबिलिटी पाने के लिए क्या किया, देखना एक बार, उसने खुद का तो रिडक्शन किया, देखो खुद तो कैसा क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब रिडक्शन किया है, और दूसरे का उसने क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन कर दिया, उसने दूसरे का क्या कर दिया है, ऑक्सीडेशन कर दिया है। खुद का रिडक्शन करे और दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, ऐसे रिएजेंट को आप क्या बोलते हैं, खुद का रिडक्शन करे दूसरे का ऑक्सीडेशन करे, मतलब फ्लोरीन जैसा। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जो MnCO5 जो होगा वो एज ऑक्सीडाइजिंग, किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। जो खुद का ऑक्सीडेशन करे, सॉरी खुद का रिडक्शन दूसरे का ऑक्सीडेशन, क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो आप एक जर्नलाइज स्टेटमेंट दे सकते हैं, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का TVE अगर 18 इलेक्ट्रॉन से कम होगा, किससे कम होगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से, 18 से कम होगा, तो उन केसेस में वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन की, उसने ये ना पूछ लिया हो कि ये खुद का रिडक्शन करेगा या ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या करेगा, वो रिडक्शन ही करेगा। स्टेटमेंट को अच्छे से देख लेना। अगला देखना, अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं, अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं, तो अगर मैं MnCO6 को लेके चल पड़ता हूं, इसके पास क्या होंगे, 7, CO के पास 2, कितने 6, कितने आ गए 19। अगर 19 आ गए, इसका मतलब इसके पास एक्सेस आ चुके हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, छोड़ना चाहेगा, बिल्कुल नहीं रखना चाहेगा। अगर एक्स्ट्रा आ गया, इसका मतलब वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन करवाना चाहेगा, और एक्साइटेशन करवाने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए पकड़ने के लिए, तो दूसरा क्या होगा, उसने छोड़ रखा होगा, दूसरा पड़ा होगा Cl लेने के लिए। सबसे ज्यादा फेमस कौन, हैलोजेंस पकड़ लेते हैं। Cl की हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जाने ही नहीं देगा, मार्केट में उतरा तो MnCO6 पॉजिटिव, और बगल में क्या आ जाएगा, Cl नेगेटिव। क्या बात समझ में आई, तो आपके पास में क्या बन गया, MnCO6 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। खुद का क्या किया, बोल लो, खुद का क्या किया, ऑक्सीडेशन, दूसरे का रिडक्शन, रिडक्शन कर दिया, ठीक है। इसका मतलब कैसा रिएजेंट, जिसका भी TV18 से ज्यादा आ जाए तो वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। क्या बानिया समझ में आई, तो ये कैसे सेटिस्फाई करेंगे, अगर ऐसा कुछ भी आ जाएगा तो सेटिस्फाई करेगा ऑक्सीडेशन या रिडक्शन से, ठीक है। अगर मान लो कि अब भी मन नहीं भरता है, मतलब कोई दूसरा ना मिले, क्या बात समझ में आई, देखना सुनना, अगर उसको कोई दूसरा साथी ना मिले, जैसे सोडियम था या Cl था, अगर दूसरा साथी ना मिले तो उन कंडीशन में वो अपने अंदर ही स्टेबिलिटी तलाशना स्टार्ट कर देता है। और अपने अंदर कैसे करेगा, मान लो कि आपके पास में MnCO5 है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कुछ ना कुछ बाहर निकाले, या फिर क्या करे, किसी अपने अंदर ही कुछ स्टेबिलिटी गेन कर ले, कुछ बाहर ना निकाले। देखना एक बार, मान लो कि आपके पास में MnCO5 है, दूसरी भी MnCO5 उसके बगल में आ जाए, दोनों एक दूसरे के साथ मुंह मार ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसके साथ में क्या बना ले, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर ले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, Mn बॉन्ड MnCO5 वही कंडीशन है, CH3 रेडिकल वाली, दो रेडिकल बगल में आएंगे तो चिपकना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे दो MnCO5 बगल में आएंगे तो वो भी क्या करने लग जाएंगे, बॉन्ड बनाने लग जाएंगे, और जैसे बॉन्ड बनाने लगेंगे तो उनके बीच में मेटल मेटल बॉन्ड आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई, तो दूसरा तरीका होगा पॉलीमराइजेशन या डाइमराइजेशन का, दूसरे के साथ में, मतलब कोई बाहरी एलिमेंट ना मिले तो अपने साथ ही बॉन्डिंग बनाने लग जाते हैं, ये आपको पक्का ही पता ही, आप जानते ही हैं, ठीक है। तो MnCO5 बना लेगा, ठीक है, Mn2CO10 बना लेगा, कौन, Mn2CO5।
आई थिंक यू गॉट। ठीक है, अब देखना ऐसी चीजें दिक्कतें करती हैं जब अपने अंदर स्टेबिलिटी तलाशने जाते हैं तो कुछ जगह पे दिक्कतें हो जाती हैं। जरूरी नहीं है कि हम अपने आप से ही सेटिस्फाई हो जाएं, उन केसेस में बहुत तगड़े रिपल्शंस होते हैं। जरा बोर्ड पे देखना, तरह तरह की बीमारी आ जाती हैं। देखना एक बार कौन सी बीमारी, अगर वेनेडियम CO6 के साथ में दूसरा वेनेडियम CO6 आ जाए, इसके पास में भी एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, बोलो इसके पास में भी क्या है, एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये भी गया दूसरे के पास, मतलब अपने जैसे के साथ ही चिपकना स्टार्ट किया उसने। यहाँ पे देखे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो पहले ही था और इतना बड़ा और साथ में आ गया, इसका मतलब वो तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर रख ही नहीं सकता है, वो तो 7 कोऑर्डिनेशन नंबर रख ही नहीं सकता है। ऊपर से क्या है, वो बहुत बल्कि है। इसका मतलब जब वो अपने जैसी यूनिट के साथ में जब क्या करने जाएगा, बॉन्ड बनाने जाएगा VCO6, तो यहाँ पे क्या होने लग जाते हैं, स्टेरिक रिपल्शंस। क्या बात समझ में आई, क्या होंगे, स्टेरिक रिपल्शंस होने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही स्टेरिक रिपल्शंस होंगे वो अपनी एग्जिस्टेंस को भूल जाएगा, वो अपनी एग्जिस्टेंस को भूल जाएगा, वो जीना ही बंद कर देगा। तो हम लोग क्या बोल देंगे, नो एग्जिस्टेंस। वो कभी भी V2CO किसमें 12 में एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो एग्जिस्टेंस। ऐसे केसेस में वो क्या करेगा, फिर से शादी का इंतजार करेगा, कुछ दूसरा मिले। वो कैसे होंगे, कुछ इस टाइप से, फिर से ऑक्सीडेशन रिडक्शन, उसे कुछ चाहिए भारी एलिमेंट की जरूरत है तो सोडियम जैसे एलिमेंट्स को तलाशेगा। फिर से अगर सोडियम मिलेगा तो स्टेबल होगा, वरना कैसा हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है, अगर पेपर में आ जाए कि वो कॉम्प्लेक्स बता मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स जो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक, तो आपके पास में एक ही कॉम्प्लेक्स है VCO6 मोनोन्यूक्लियर। मोनोन्यूक्लियर मतलब एक ही मेटल वाला, मोनोन्यूक्लियर जो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। इसके अलावा सारे के सारे डायमैग्नेटिक होते हैं मोनोन्यूक्लियर। ओके, दिस वन विल बी ओनली पैरामैग्नेटिक। एक कमेंट कर दें भाई, क्या आपको कहानियां समझ में आई। वेनेडियम क्या करने जाएगा, ऑक्सीडेशन, इसका दूसरे का, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो कैसा होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हो गया, ओके आइए आगे बढ़ देते हैं। ओके संजीव, आइए जरा बात करते हैं आगे। इससे अगर अगली कंडीशन की बात की जाए, चलते हैं आगे। ओके ओके राहुल, देखना 18 इलेक्ट्रॉन रूल कब अप्लीकेबल होगा। ठीक है, ये कुछ बातें कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल पहला केस होता है किसका, जब आपके पास में वो पक्का ही अप्लीकेबल होता है किन केस में, ट्रांजिशन मेटल्स के केस में। ट्रांजिशन मेटल होना चाहिए पक्का ही। दूसरा वो अप्लीकेबल होता है किसके केस में, जब आपके पास में कैसा रहा होगा, साइड लिगेंड्स। साइड लिगेंड्स मतलब उसके ऊपर लगे हुए लिगेंड्स कैसे रहे होंगे, पाई एक्सेप्टर। ठीक है, एक्सेप्टर ये वाला नॉट अप्लीकेबल। 18 इलेक्ट्रॉन रूल नॉट अप्लीकेबल। कब अप्लीकेबल नहीं होगा, वो होता है जब आपके पास में क्या रहे होंगे, जो मेटल्स रहे होंगे वो किसके रहे हो, मेन ग्रुप के, मेन ग्रुप, या फिर लेंथेनॉइड्स रहे हो, मतलब F ब्लॉक के एलिमेंट्स रहे हो। क्या तो लेंथेनॉइड रहे हो या क्या उनसे रहे होंगे, मेन ग्रुप के मेटल रहे होंगे। उन केस में 18 इलेक्ट्रॉन रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा एक कंडीशन और होगी,
कि जब भी आपके पास में नंबर ऑफ मेटल आयंस ग्रेटर देन और इक्वल टू, या ऐसे लिख दें ग्रेटर देन अगर कैसे होंगे और इक्वल टू 5 होंगे, उन कंडीशंस में भी क्या नहीं लगेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, आइए कुछ एक्सेप्शनल केसेस की बात कर लेते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अगर आए तो जरा बोर्ड पे देख लेना। आपके पास में 2 टाइप की स्पीसीज होती हैं। मैं मेटल्स को कैटेगराइज कर लेता हूं, देखना मेटल्स अगर मेरे पास में कैसे रही हो, अर्ली रही हो, अर्ली मेटल्स रही हो, मेटल्स कौन सी रही हो, अर्ली मेटल्स। और दूसरी कौन सी होंगी, मेटल्स कौन सी रही हो, लेट मेटल्स रही हो। लेट मेटल से कहने का मतलब क्या है कि जैसे आपके पास में निकल रहा हो, आपके पास में कॉपर रहा हो, आपके पास में जिंक रहा हो। ठीक है, अगर मैं अर्ली मेटल्स की बात करता हूं तो जैसे आपके पास में स्कैंडियम रहा हो, टाइटेनियम रहा हो, या इनके ग्रुप वाले मेटल्स रहे हो, वेनेडियम रहा हो। अगर ऐसे मेटल आयंस होंगे तो उनके केसेस में जरूरी नहीं है कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होगा, क्योंकि देखो इनके केस में क्या है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेटल के, जो ग्रुप नंबर है कम है, और कम होने की वजह से वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। इनके केस में क्या होता है कि मेटल के पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से भी वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो ये जो 2 कंडीशनें होंगी, इनके कुछ एग्जांपल्स होते हैं, जरा बोर्ड पे देखना। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि आपके पास में वेनेडियम का Cl62 नेगेटिव है, वेनेडियम का Cl62 नेगेटिव है, आपके पास में टाइटेनियम का F62 नेगेटिव है, या आपके पास में कौन सा दे रखा है, जैसे पीटी का भी आ जाता है इसमें, F6 नेगेटिव है, या इसके बाद में टंगस्टन का आपके पास में Cl6 नेगेटिव है, या आपके पास में WMe6 है। अगर ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स होगा तो खूब एग्जिस्ट करते हैं, मतलब इनकी एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन अगर आप इनका 18 इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने जाएंगे तो वो 18 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। और अगर वो 18 इलेक्ट्रॉन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो फिर वो कैसे बन जाते हैं, अनस्टेबल हम लोग बोलने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा बोलना सही नहीं होता है, वो पूरी तरीके से करेक्ट नहीं है। तो ये कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्सेस हैं BF3 के टाइप के, जिनमें डेफिशिएंसी होते हुए भी वो क्या करते हैं, बहुत खूब एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एग्जिस्टेंस होती है। ठीक है, तो इनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप लेट मेटल्स वालों की बात करेंगे तो जैसे मैं बात कर लेता हूं कोबाल्ट का हेक्सा एक्वा, कोबाल्ट का हेक्सा एक्वा पॉजिटिव खूब एग्जिस्ट करता है, कोबाल्ट का हेक्सा एक्वा पॉजिटिव, निकल का ट्राईन 2 पॉजिटिव खूब एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि आपके पास में कॉपर का हेक्सा अमोनिया 6 2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। ये सारे के सारे जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन जब आप इनके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने जाएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स किससे ज्यादा हो जाते हैं, 18 से ज्यादा हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। इनकी अनस्टेबिलिटी का रीजन 18 इलेक्ट्रॉन रूल से कैसे नहीं दे पाते हैं, वो ऐसा बोला जाता है कि इनके केस में जो इजी स्टार होते हैं, ध्यान से सुनना, इनके केस में जो इजी स्टार होते हैं वो लोअर एनर्जी के होते हैं। अगर वो लोअर एनर्जी के होते हैं तो उनमें क्या होने लग जाती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिल होने लग जाती है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी जाएगी देन वो 18 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। क्या बात समझ में? अगर इजी स्टार अगर लोअर एनर्जी के होंगे तो उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्यूपाई होने लग जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आने लग जाएगी तो ऐसे कॉम्प्लेक्स फिर खूब एग्जिस्ट करेंगे, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस बात को लिख लेना, यही रीजन होता है कि ये वाले कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं लोअर एनर्जी ऑफ इजी स्टार। इजी स्टार पढ़े थे ना हम लोगों ने, इजी स्प्लिट की थी इजी और इजी स्टार में, तो इजी स्टार थोड़ा लोअर एनर्जी का होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे रह सकती है। ठीक है, लोअर एनर्जी के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होने लग जाती है उसमें, ऑक्यूपाई। ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या होने लग जाते हैं, स्टेबल होने लग जाते हैं। आ गया समझ में? 18 इलेक्ट्रॉन रूल खत्म हुआ। क्या आपको इतनी कहानियां समझ में आई? ये PCl5 जैसे हैं, और ये पीछे वाले कैसे हैं अपने पास में,
BF3 टाइप के हैं, मतलब ऑक्टेट से ऊपर और ऑक्टेट से नीचे। बोलो, चले आगे। आइए आगे बात करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आपके पास में आज एक असाइनमेंट आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना, आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, 16 इलेक्ट्रॉन रूल हेडिंग डाल लेना। अगर मैं 16 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करता हूं, ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। जब आप 16 इलेक्ट्रॉन रूल की बात करेंगे तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि मेटल बाइंड्स विद दैट मच नंबर ऑफ ligands so that its electronic configuration is stable या looks like (16) इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। देखना एक बार, अगर इसकी बात की जाए तो इस रूल में हम लोग क्या बोलते हैं, जो 16 इलेक्ट्रॉन रूल होता है वो 2 ज्योमेट्रीज में लगता है। क्या तो वो स्क्वायर प्लेनर में लगेगा, प्लेनर में लगेगा, या फिर वो किस में लगेगा, स्क्वायर पिरामिडल में लगेगा, ठीक है। जरा बोर्ड पे देखना, अगर मैं स्क्वायर प्लेनर की या स्क्वायर पिरामिडल की बात करता हूं तो आपको ये पता होना चाहिए, वो सारी की सारी कंडीशनें कौन बताएगा, कोऑर्डिनेशन बताता है कि कोऑर्डिनेशन ही आपको डिफाइन करेगा कि वो कॉम्प्लेक्स 16 में, मतलब उसकी ज्योमेट्री स्क्वायर प्लेनर होगी, टेट्राहेड्रल होगी, कैसी ज्योमेट्री रही होगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे, पहले कोई भी अगर आपके पास में ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स आता है वो आपको वहीं पे डिटेल में सिखाई जाएंगी। मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो जर्नलाइज्ड है, वो मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं। अगर आपके पास में ML4 टाइप का कॉम्प्लेक्स आ जाता है तो ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स को ML4 टाइप के कॉम्प्लेक्स को आप 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली कैटेगरी होगी वो ML4 वाला टेट्राहेड्रल हो सकता है, बोलो, या फिर वो कैसा हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है, स्क्वायर प्लेनर हो सकता है। अगर आप टेट्राहेड्रल की बात करते हैं तो अगर आप D1 से लेके D7 कॉन्फ़िगरेशन तक जाते हैं, अगर आप D1 से लेके D7 कॉन्फ़िगरेशन तक जाते हैं तब तक क्या होता है, आपके पास में टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही एग्जिस्ट करती है ऑलमोस्ट सब केसेस के अंदर। इसके अलावा अगर आप D10 सिस्टम की बात करते हैं तब भी वो कैसा होता है, टेट्राहेड्रल ही होता है। तो इन कंडीशन में ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होगी। लेकिन अगर आप D8 और D9 की बात करते हैं, अगर आप D8 और D9 कॉन्फ़िगरेशन की बात करती हैं देन ज्योमेट्री डिपेंड्स करती हैं। अगर D8 और D9 कॉन्फ़िगरेशन होगा तो अगर आपके पास में एलिमेंट अगर 3D सीरीज का रहा हो, एलिमेंट किसका रहा हो, 3D सीरीज का रहा हो, तो उसके केस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग फील्ड अगर लिगेंड लगा होगा, वो पूरी का पूरा कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा होगा तो उस कंडीशन में वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। अगर आपके पास में लगा हुआ मेटल 4D और 5D का है तो अगर आपको D8 और D9 दिख जाए तो आप डायरेक्ट ही देख के बोल देना कि वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर ही होगा।
लिगेंड के ऊपर चीजें डिपेंड करती नहीं है, क्योंकि डाउन द ग्रुप में जेड इफेक्टिव इतना बढ़ जाता है कि जिसकी वजह से वो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री को ही सेटिस्फाई करता है, वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में नहीं जाता है। वो तो रेयर केस होंगे, जैसे कोई रेयर ही केस ऐसा होगा जिसके केस में कैसा होगा, वो अगर टेट्राहेड्रल में रहा होगा, वरना ऑलमोस्ट जितने केसेस होते हैं वो सारे के सारे कैसे होंगे, D8 और D9 वाले 4D और 5D सीरीज की मेटल के केस में स्क्वायर प्लेनर होते हैं। ठीक है, तो इन कंडीशन को देखते हुए आप क्या कर लेंगे, कॉम्प्लेक्सेस में अगर टेट्राहेड्रल होगा तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा। बोलो कौन सा रूल लगेगा, 18 इलेक्ट्रॉन रूल। और अगर स्क्वायर प्लेनर होगा तो उसके केस में क्या लगेगा, 16 इलेक्ट्रॉन रूल लगेगा। उसके बेस पे आप क्या कर सकते हैं, स्टेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखना, अगर आप स्क्वायर पिरामिडल की बात करते हैं, दूसरा होगा अगर आपके पास में ML5 टाइप का कॉम्प्लेक्स आ जाए तो उसके केस में मैं केवल स्क्वायर पिरामिडल की बता देता हूं, बचे हुए सारे केसेस किसके होंगे, TBP के रहे होंगे। अगर ML5 टाइप का कॉम्प्लेक्स है और अगर स्क्वायर पिरामिडल की बात की जाए, अगर मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D6 और D7 रहा होगा तो ऑलमोस्ट सारे केसेस स्क्वायर पिरामिडल को फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करेंगे, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री को फॉलो करेंगे। और D8 के केस में वेरिएबल होता है, D8 के केस में वेरी करता है कि आपका सॉल्ट अनहाइड्रस है या हाइड्रस है, वो सारे की सारी बातें आपको पूरी की पूरी कोऑर्डिनेशन में आएंगी। तो इसकी कंडीशनें डिपेंड करती हैं कभी कभी। ठीक है, तो आपको इसके केस में जनरली इन दोनों का ध्यान रखना है। ये वाली डिपेंड करता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है कि सोल्ट आपका अनहाइड्रस है या हाइड्रस है। ठीक है, अगर अनहाइड्रस होगा तो उस केस में कैसा होगा, वो D8 वाला भी कैसा होता है, स्क्वायर पिरामिडल बनाता है। और अगर हाइड्रस होगा तो उस केस में वो कैसा बना लेता है, TBP बना लेता है। वो आपको बाद की कहानी है, जब वेद सर पढ़ाएंगे तब पढ़ लेना। ठीक है, अब जरा बोर्ड पे देखना। अब मैं 16 इलेक्ट्रॉन वाले कॉम्प्लेक्सेस की बात कर लेता हूँ। 16 वालों में अगर बात की जाए तो 16 वालों में अगर मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं, आप देख के बताना कि वो कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। पहला कॉम्प्लेक्स मैं ले लेता हूं कि मेरे पास में रोडियम ClPPH3 होल थ्राइस है। दूसरा कॉम्प्लेक्स है मेरे पास में PtCl4 2 नेगेटिव है। थर्ड कॉम्प्लेक्स है मेरे पास में PtCl3 C2H4 नेगेटिव है। अगला कॉम्प्लेक्स है मेरे पास में रोडियम डाई आयोडाइड डाई कार्बोनाइल नेगेटिव। और लास्ट केस है मेरे पास में इरिडियम डाई आयोडाइड, उसके अलावा डाई कार्बोनाइल नेगेटिव। ठीक है, यहां पे आप स्टेबिलिटी चेक कर लें कि कौन कौन से वाले कॉम्प्लेक्सेस ज्यादा स्टेबल रहे होंगे। जब आप इन कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी गेन देखने जाएंगे तो आप सबसे पहले लिगेंड देखें। इसमें 4 लिगेंड आ रहे हैं, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, 3Cl एक एल्कीन है, यहाँ पे भी 4 ही लिगेंड है। इसका मतलब आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि टेट्राहेड्रल होगा या कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। अब पीछे जाएं, मेटल्स अगर 4D और 5D की रही हो, जैसे इरिडियम, रोडियम, PD, PT, तो उनके केस में तो ऑलवेज ही 4 लिगेंड वाले कैसे होंगे, स्क्वायर प्लेनर रहे होंगे। यहां पे आपको जितने भी एग्जांपल दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे एग्जांपल कौन से दिखाई दे रहे हैं, रोडियम, इरिडियम, PT के ही दिखाई दे रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लें, सारे के सारे स्क्वायर प्लेनर ही रहे होंगे। तो इसका 9 होता है, रोडियम ग्रुप नंबर 9 में आता है कोबाल्ट की फैमिली में। Cl का 1, PPS3 का काउंट कितना होगा 2, कितने PPS3 3, तो टोटल कितना आ गया 16। अगर 16 आएगा तो ये कैसा होगा, स्टेबल। ऐसे आप सबका निकाल के देखना, सारे के सारे कॉम्प्लेक्सेस जो आएंगे वो सारे के सारे स्टेबल आएंगे। ऑल क्या करेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा, दिस इज कैटिवा प्रोसेस, मोनसेंटो प्रोसेस का रिएजेंट, दिस इज कैटिवा प्रोसेस रिएजेंट, दिस इज एल्कीन हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट। तो ये सारे के सारे दिस इज सॉल्ट, सारे के सारे क्या करते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं। बहुत ही फेमस इरिडियम का डाई कार्बोनाइल डाई फोस्फीन Cl, वास्का कॉम्प्लेक्स स्टेबल, पक्का ही स्टेबल। वास्का कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, स्टेबल होता है।
तो दिस विल ऑल्सो स्टेबल। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपको स्क्वायर पिरामिडल के करवा देता हूँ, जरा उन पे ध्यान दे लेना, इनका निकाल के देखना सारे के सारे कैसे आएंगे, स्टेबल आएंगे। ठीक है, 16 से निकाल लेना। इसके अलावा अगर आपके पास में, अगर मैं बात करता हूं किसकी, क्वेश्चन आया था एक बार, क्वेश्चन क्या आया था आपको, क्वेश्चन दिया गया था कि, क्वेश्चन क्या दिया गया था कि इरिडियम का PPH3 होल ट्वाइस COCl कॉम्प्लेक्स दिया गया था। इस कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाई गई थी NO पॉजिटिव BF4 नेगेटिव के साथ, इस वाले के साथ इसकी रिएक्शन करवाई गई थी। जब रिएक्शन करवाई गई तो एक आपको क्या मिला था, प्रोडक्ट मिला था, और वो प्रोडक्ट क्या कर रहा था, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बना रहा था। कैसी बना रहा था, स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री बना रहा है, ज्योमेट्री बना रहा है। तो बता कि उसके अंदर NO का नेचर कैसा होगा, उसके अंदर पूछा गया था NO का नेचर कैसा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कैसा जनरेट हुआ है। जरा बोर्ड पे देखना, अगर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, इरिडियम PPH3, इसके ऊपर क्या आएगा, CO आएगा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। जब इस वाले कॉम्प्लेक्स की रिएक्शन करवाई जाती है NO पॉजिटिव के साथ में, किसके साथ में, NO पॉजिटिव के साथ में, BF4 इंटरेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये ऑक्सीडेटिव लिगेशन का एग्जांपल है, वो हम लोग आगे देखेंगे जब ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो ये वाला जो NO पॉजिटिव होता है वो इस मेटल के साथ इंटरेक्ट करता है, इसकी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के साथ इंटरेक्ट करता है, और जब इंटरेक्शन करेगा तो कॉम्प्लेक्स बनाता है इरिडियम PPH3। ये आपको याद नहीं करना है, आपको ध्यान रखना बस, डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ ऐसा ही, NO। ये पूछा गया था कि ये जो ज्योमेट्री कॉम्प्लेक्स बना है, इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो स्क्वायर पिरामिडल होती है। तो बता कि इसमें NO का नेचर कैसा होगा। NO का नेचर अगर आप डिफाइन करने जाते हैं तो किससे करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से। किससे करेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रूल से डिफाइन कर देंगे। तो जरा बोर्ड पे देखना, एक PPH3 का काउंट कितना, 2, कितने PPH3, 2, कितने PPH3, 2, फिर से CO का काउंट कितना, 2, इरिडियम का काउंट कितना, 9, Cl का काउंट कितना, 1, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, माइनस, NO का पता नहीं, X मान लें, NO का पता नहीं तो कितना मान लेंगे, X मान लेंगे। फिर से देखें, इरिडियम एक ही मेटल आयन है, और अगर एक ही मेटल आयन होगा तो किससे इक्वेट कर दे, 18 से, और जैसे ही आप 18 से इक्वेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 + 2 8 + 1 कितना, 9 + 9 18 - 1 17 प्लस x। ठीक है, तो x + 17 = कुछ गलत हुआ भाई, एक मिनट रुकना, 18 से क्यों इक्वेट करेंगे, 18 से क्यों इक्वेट करेंगे, 16 से करेंगे, स्क्वायर पिरामिडल है। ठीक है, काउंट देखें फिर से अच्छे से, देखना यहाँ पे 4 + 2 6 + 9 15 + 1 16 - 1 कितना, 15 + x = कितना आएगा, 16। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1। अगर x की वैल्यू 1 आई, इसका मतलब वो कैसा होगा, बेंट। बोलो कैसा होगा, बेंट। तो NO का नेचर कैसा होता है इसके अंदर, बेंट। ओके, एक क्वेश्चन आप बता दें, एक क्वेश्चन आप बता दें, RU NO2 PPH3 2 Cl पॉजिटिव, इसमें ये बताना है नेचर ऑफ NO। ये कैसा कॉम्प्लेक्स बनाता है, स्क्वायर पिरामिडल। ऐसे कॉम्प्लेक्स आए हुए हैं बहुत सारे। ठीक है,
बोले जल्दी। वो कंडीशंस को देख लेना, कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना और उसके अकॉर्डिंग रूल लगा देंगे। बोल लो, बोल भी दो, कुछ तो बोल लो। देखिए RU 8 NO पता नहीं कितने, 2, तो एक को x मान ले, दूसरे को y। NO कितने 2 है, पता ही नहीं है ना, एक x मान ले एक y। PPS3 का काउंट कितना 2, कितने PPS3 2। Cl का काउंट कितना 1, एक कैसा पॉजिटिव -1। कौन से स्क्वायर पिरामिडल है, और अगर स्क्वायर पिरामिडल है तो किसको फॉलो करेगा, 16 इलेक्ट्रॉन रूल। और अगर 16 को फॉलो करेगा तो उस केस में वैल्यू आ जाएगी कितनी, 8 + 4 12। ये तो इससे कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब x + y + 12 = 16। तो x + y = 4, और 4 का मतलब क्या, NO तो 2 ही हो सकता है, क्या तो उसकी एप्टिसिटी 1 हो सकती है, या उसकी एप्टिसिटी मतलब उसका इलेक्ट्रॉन काउंट, उसका इलेक्ट्रॉन काउंट क्या तो 1 हो सकता है, क्या उसका इलेक्ट्रॉन काउंट कितना हो सकता है, 3 हो सकता है। तो 1 और 3 हो सकता है। इसका मतलब 1 + 3 या फिर 3 + 1। ठीक है, दोनों कंडीशनें हो सकती हैं। तो एक लीनियर, दूसरा कैसा बेंट, 1 वाला कैसा बेंट, ये एक 3 वाला कैसा लीनियर। बोलो क्या बात समझ में आई, आ गया होगा समझ में। ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, देन आप कोई भी 16 इलेक्ट्रॉन रूल का कॉम्प्लेक्स लगा सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, ओके। एक छोटी सी चीज और पढ़ लेते हैं, और बची हुई हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना। अगला है अपने पास में मेटल मेटल बॉन्ड। देखना भाई, अगर आप कभी भी मेटल मेटल बॉन्ड निकालने जाते हैं तो मेटल मेटल बॉन्ड आप कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो भी आपको कॉम्प्लेक्स दे रखा हो उस कॉम्प्लेक्स का क्या निकाल लेंगे, TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकाल लेंगे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट निकालने के बाद में आप फॉर्मूला लगा देंगे। टोटल जो आपके पास में मेटल मेटल बॉन्ड होते हैं वो इक्वल होते हैं किसके, 18n - TVE / 2 के। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला आपके पास में क्या होता है, अगर आप पर मेटल बॉन्ड निकालने जाते हैं तो पर मेटल बॉन्ड इक्वल होते हैं किसके, 18 - TVE / n के। ठीक है, इन फॉर्मूला में n क्या है आपके पास में, ये वाला जो n, और यहाँ पे जो आपके पास में n दिखाई दे रहा है, n जो होता है वो होते हैं नंबर ऑफ मेटल आयंस। क्या होते हैं, नंबर ऑफ मेटल आयंस रहे होंगे। ठीक है, जरा बोर्ड पे देखना, एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके चल रहा हूं। अगर आपके पास में CO2 CO8 है, इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, देन सारे के सारे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, अगर आपके पास में CO2 CO8 है तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे कि ये इसका TVE निकाल लें। अगर आप इसका TVE निकालते हैं इसका काउंट 9 आएगा। कितने CO हैं, 2 CO हैं। एक कैपिटल CO का काउंट कितना होता है, 2 होता है। कितने CO हैं, 8 है। तो टोटल कितना आ गया, 18 + 16, 18 + 16 34 आएगा। कितना आ गया, 34 आ गए। तो यहां से अगर मैं टोटल मेटल मेटल बॉन्ड निकालता हूं तो टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने आ गए, 18 इंटू नंबर ऑफ मेटल आइंस कितने, इसमें नंबर ऑफ मेटल आइंस 2 है तो इंटू 2 माइनस TVE कितना है 34 डिवाइड बाई क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो वैल्यू आ जाएगी 36 माइनस 34 2 कितना 1 आ जाएगा। तो आपके पास में मेटल मेटल बॉन्ड कितना आ गया है, 1 आ गया है। अगर आप पर मेटल बॉन्ड निकालते हैं, पर मेटल बॉन्ड निकालते हैं तो किसके इक्वल आएगा, 18 माइनस TVE
34/2 कितना आ जाएगा 17, 38 माइनस 17 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 1 वैल्यू आ चुकी है। इसका मतलब इसको देखते हुए आप क्या बोल सकते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोबाल्ट है मेरे पास में, उसमें सारे के सारे जो सीओ होंगे वो क्या तो कुछ इस टाइप से हो सकते हैं, सारे के सारे टर्मिनल हो सकते हैं। जरा बोर्ड पे देखना, सीओ सीओ सीओ, सारे के सारे टर्मिनल हो सकते हैं। या इसके अलावा दूसरी कंडीशन बनती है कुछ इस टाइप से, सीओ सीओ रहा होगा, सीओ रहा होगा कुछ इस टाइप से, सीओ सीओ सीओ, यहां पे कुछ इस टाइप से 2 ब्रिज्ड बन जाते हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन होती हैं। अगर CO2 CO8 के टोटल मेटल मेटल बॉन्ड कितने 1 है, पर मेटल बॉन्ड कितना है 1 है, तो आप केवल और केवल किसको डिफाइन कर सकते हैं, आप किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर टोटल मेटल मेटल और पर मेटल बॉन्ड निकाल के मेटल का अरेंजमेंट कैसा रहा होगा, उसकी फ्रेमवर्क कैसी रही होगी, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखना यहां पे ये वाला जो होता है वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, किसमें करता है, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। और ये वाला जो शेप होता है वो किसमें एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फेज के अंदर क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर आप ये कहेंगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि कौन सी वाली फेज में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, आप कैसे बताएंगे, आप देख के नहीं बता सकते हैं जनाब, जरा बोर्ड पे देखना, आप कैसे बताएंगे, ये ट्रिपल बॉन्ड O है, अगर इस ट्रिपल बॉन्ड ये कैसा है अपने पास में टर्मिनल है, आप ये तो बता ही नहीं सकते कि कितने टर्मिनल कितने ब्रिज्ड, आप ये देख के बता ही नहीं सकते हैं ये वाला कैसा है, ब्रिज्ड है, ये ब्रिज्ड है। यहां पे जब आप इस कंपाउंड को क्रिस्टलोग्राफी में चेक करेंगे, जब इस कंपाउंड को आप क्रिस्टलोग्राफी में चेक करेंगे तो वहां पे आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा। एक तो आप क्रिस्टलोग्राफी का सहारा ले सकते हैं, दूसरा आप किसका सहारा लेंगे, अगर आप यहां पे आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जाते हैं तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपको सीओ के बैंड मिलेंगे। जो सीओ का बैंड होता है, अगर आपके पास में टर्मिनल वाला रहा होगा तो उसकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है सीओ की, वो वेरी करती है टर्मिनल वाले की 2120 से लेके 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। जो आपका टर्मिनल वाला रहा होगा उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करती है 2120 से 1850 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। और जो आपका ब्रिज्ड वाला रहा होगा, ब्रिज्ड वाले की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वेरी करती है 1850 से लेके 1750 सेंटीमीटर इनवर्स के बीच में। जब आपने इस लिक्विड फेज वाले को देखा और जब आपने इस वाले को देखा तो आपने क्या पाया कि इसके केस में सारे के सारे जो कार्बोनिल थे उनकी जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी थी वो इतने के बीच में लाई कर रही थी, एक ही बैंड आ रहा था। इस केस में आपको कितने बैंड मिले, 2 बैंड मिले, एक तो ये वाला मिला और एक ब्रिज्ड वाला मिला। इसका मतलब इसके अंदर कुछ ना कुछ ब्रीजिंग है, और आप ब्रीजिंग देख के नहीं बता सकते, ये आपको पता ही होना चाहिए कि सॉलिड फेज में 2 CO कैसे होते हैं, ब्रिज्ड फॉर्म में होंगे। ये आपको याद करना है, लर्न करना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि इसके अंदर कितने होंगे, 2 ब्रिज्ड रहे होंगे। ठीक है, एक छोटी सी बात और, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इनमें से जो आपके पास में लिक्विड फेज है और आपके पास में कौन सा है, सॉलिड फेज वाला कंपाउंड है, तो आपसे ऐसा बोल दिया जाए कि मेरे को टोटल दोनों के मिला के CO2 CO8 के आइसोमर्स बता देगी कितने होंगे। टोटल आइसोमर्स आपसे पूछ ले CO2 CO8 के कितने होंगे, तो आप क्या बोलेंगे, CO2 CO8 के टोटल आइसोमर्स कितने होंगे, कैन यू डिफाइन, लिख लेना छोटी सी बात। लिक्विड फेज वाले 3 आइसोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये रटने वाली बात है, 3 आइसोमेरिक फॉर्म में होता है, और सॉलिड वाला 1 फॉर्म में होता है। तो जो टोटल आइसोमर्स होते हैं इसके, वो CO CO28 के वो 4 आइसोमर्स होते हैं, 3 लिक्विड प्लस 1 सॉलिड। क्या आपको इतनी कहानियां समझ में आई? क्या आपको इतनी कहानियां समझ में आई? कोई डाउट? एनी डाउट?
28 मार्क्स का आया था अब की बार ओएमसी। कोई लिंक नहीं था, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन थे, पूरा अच्छे से छान लेना। 1/4 पार्ट केवल अकेला कवर करेगा। 120 ही नंबर आपको लेने हैं, आपका नेट क्लियर हो जाता है। पहले सेक्शन के 30 मार्क्स आप जनरल एप्टीट्यूड तैयार कर ले, 30 ये तो हाफ तो आपका तैयारी हो गया है। आपको 60 लेने हैं फिर बच्चे हुई केमिस्ट्री में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, नो डाउट। ओके राहुल, ओके, गुड नाइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।